नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने आइटम सॉन्ग में किया अभिनय, बीजेपी ने जताई आपत्ति। साउथ फिल्मों के हीरो के स्टाइल में गाड़ी से एंट्री लेता शख्स ये कोई फिल्मी सितारा नहीं बल्कि खरसावा के विधायक दशरथ गगराई हैं, जो अपने नए म्यूजिक वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। दशरथ गगराई ने हाल ही में एक आइटम सॉन्ग नशा चढ़ाओ जान में न सिर्फ अभिनय किया है बल्कि इस गाने को अपनी आवाज भी दी है। खास बात यह है कि इस गाने में उनका अंदाज बिल्कुल किसी प्रोफेशनल कलाकार की तरह नजर आता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन और स्टाइल देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस म्यूजिक वीडियो में दशरथ गगराई का लुक, मूव्स और एक्टिंग पूरी तरह मॉडर्न और एंटरटेनिंग है। गाने को हाई एनर्जी आइटम नंबर के रूप में फिल्माया गया है, जिसमें रंगीन लोकेशन, आकर्षक कोरियोग्राफी और दमदार म्यूजिक दर्शकों को खूब लुभा रहा है। जब हमने विधायक दशरथ गगराई से इस अनोखे प्रयोग को लेकर बात की तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके भीतर बचपन से ही एक कलाकार छिपा हुआ है। उन्हें गाना गाना, लिखना और अभिनय करना बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि ये गाना पूरी तरह मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया है ताकि लोग उनके इस अलग और रचनात्मक पक्ष को देख सकें। दशरथ गगराई ने यह भी बताया कि 26 जनवरी तक उनका एक और गाना रिलीज होने वाला है, जिसमें उनकी पत्नी भी अभिनय करती नजर आएंगी। ये गाना भी झारखंड में ही शूट किया गया है। शूटिंग की पूरी टीम कोलकाता से आई थी, जबकि गाने की भाषा हो रखी गई है। इसे आधुनिक तकनीक और मॉडर्न स्टाइल में फिल्माया गया है ताकि पारंपरिक भाषा के साथ नया फ्लेवर भी दर्शकों तक पहुंचे। हालांकि इस म्यूजिक वीडियो के सामने आते ही सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ दल पर सीधा हमला बोल दिया है। गिरिडीह में सिंचाई कूप से युवक का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित एक सिंचाई कूप से शनिवार की सुबह एक 31 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। मोतीलेदा लकटाही के पास शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कूप से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी को मृतक या घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो थाने को सूचना दें। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से शव की पहचान और मामले की जांच में जुटी हुई है। बोकारो के बांसगोड़ा एनएच पर ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत। बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसगोड़ा के पास बीते दिन शाम करीब 4:30 बजे एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान झरिया निवासी 30 वर्षीय मंटू विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे आ गया। वहीं मृतक युवक के पिता योगेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि वे अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने 2 बाइक पर 4 लोग झरिया से बांसगोड़ा की ओर जा रहे थे। मंटू दूसरी बाइक पर सवार था और पीछे चल रहा था। बांसगोड़ा के पास अचानक ट्रक ने मंटू की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे राजमार्ग पर लंबी जाम लग गई। सड़क जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना पर माराफारी पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम को खुलवाया जा सका। रांची के बरियातू पहाड़ स्थित फायरिंग रेंज में भीषण आग। रांची सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियातू पहाड़ स्थित पुलिस फायरिंग रेंज में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार आसमान में देखा गया। बताया जा रहा है कि आग रेंज में रखे गए भारी संख्या में पुराने टायरों में लगी है, जिससे स्थिति विकराल हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक फायरिंग रेंज के एक हिस्से से धुआं उठते देखा गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने वहां सुरक्षा के लिए रखे गए टायरों के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। जहरीले काले धुएं से आसपास का इलाका भर गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। झारखंड में अनाथ और एकल अभिभावक की बेटियों के लिए खुलेंगे आवासीय विद्यालय। झारखंड की अनाथ और एकल अभिभावक के साथ रहने वाली 6 से 10 वर्ष आयु की बेटियों को अब शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार की पहल पर झारखंड शिक्षा परिषद ने सभी जिलों में बालिकाओं के लिए अनाथ आवासीय विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जेईपीसी ने सभी जिलों से ऐसी बच्चियों का विवरण मांगा है। छात्राओं की सूची प्राप्त होने के बाद संबंधित जिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय अनाथ विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये निर्णय लोकसभा
विधानसभा सचिवालय की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। फिलहाल राज्य में रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालिकाओं के लिए एक अनाथ आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आगामी बजट में नए विद्यालयों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले से बालकों के लिए ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान 11 श्रेणियों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से अत्यंत वंचित, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की बेटियों को प्रवेश में वरीयता मिलेगी। जेईपीसी के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक संबंधित बच्चियों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसके लिए शिशु पंजी के अद्यतन आंकड़ों का भी उपयोग किया जाएगा। रिपोर्ट में छात्रा का नाम, माता पिता का नाम, पूर्ण पता, प्रखंड, मोबाइल नंबर और श्रेणी की जानकारी शामिल करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में उपायुक्त फहराएंगे तिरंगा। झारखंड राज्य स्थापना के बाद ये परंपरा बन गई थी कि गणतंत्र दिवस के अवसर राज्य के मुख्यमंत्री उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं, ऐसे में वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका नहीं पहुंच सकेंगे। इधर संथाल परगना प्रमंडलीय आयुक्त का पद भी लगभग 3 महीनों से रिक्त है। इसे देखते हुए जिला के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को इस बार झंडा फहराने की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस लाइन मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा नहीं फहराएंगे, लेकिन इस अवसर पर प्रतिवर्ष जो समारोह आयोजित होता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल के दौरान उप विकास आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए तैयारी का जायजा लिया गया। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में संथाल परगना के सभी 6 जिलों से आए हुए 15 प्लाटून परेड में भाग लेंगे। इसमें जैप, आईआरबी, एनसीसी की टुकड़ी भी शामिल होंगी। वहीं 14 विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। गणतंत्र दिवस में रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रूट डाइवर्ट, भारी वाहनों की नो एंट्री व 14 ड्रॉप गेट। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए शहर के कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं और सुबह से लेकर रात तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 26 जनवरी को राजधानी में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मालवाहक और बड़े वाहन शहर की सीमा के बाहर निर्धारित एंट्री पॉइंट पर ही रोक दिए जाएंगे। हालांकि छोटे वाहनों के लिए राहत की बात यह है कि वे करमटोली चौक से जेल चौक की ओर सामान्य रूप से आवाजाही कर सकेंगे। मोरहाबादी मैदान पहुंचने वाले अतिथियों और पदाधिकारियों के लिए पास के रंग के आधार पर पार्किंग तय की गई है। नारंगी पास वाले मुख्य मंच के पश्चिम में नीलांबर पीतांबर पार्क के पास अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। इसके अलावा हरा पास वाले बापू वाटिका के ठीक सामने, मीडियाकर्मी बापू वाटिका के सामने आर्मी ग्राउंड के समीप और पदाधिकारी मुख्य मंच के पीछे और पास के निर्धारित स्थल पर अपने वाहन पार्क करेंगे। झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा जनवरी के अंतिम सप्ताह में। झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव की घोषणा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर गजट प्रकाशित कर चुका है। साथ ही चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव की तिथियों से संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति भी मिल चुकी है। सिर्फ चुनाव की तिथियों की घोषणा बाकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। बताते चलें कि राज्य के कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होना है। इसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण की सुविधा देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की बाध्यता तय की गई थी। न्यायालय ने ओबीसी को आरक्षण की सुविधा दिए बिना राज्यों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की छूट दी थी। ओडिशा के बैंक में हुई थी करोड़ों की डकैती, धनबाद से लूट के सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 19 जनवरी को ओडिशा के केओंझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करोड़ों की डकैती की घटना घटी थी। ओडिशा और धनबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी जिले में की गई है, जिसमें घटना में उपयोग किए गए वाहन के साथ 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। केओंझर अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्युष मोहापात्रा के नेतृत्व में ओडिशा पुलिस धनबाद पहुंची थी। धनबाद पुलिस के सहयोग से निरसा और सिंदरी थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर कांड का उद्भेदन किया है।
शनिवार को पुलिस सभागार में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ओडिशा क्योंझर के एएसपी प्रत्युष मोहापात्रा ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक डकैती मामले में बड़बिल थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 5 से 6 किलो सोना अपराधियों ने लूट लिया था, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। मामले की तार धनबाद से जुड़ता देख क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्युष मोहापात्रा अपनी टीम के साथ धनबाद पहुंचे थे। धनबाद पहुंचकर ओडिशा पुलिस और धनबाद पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा धनबाद के निरसा और सिंदरी में छापेमारी की गई। छापेमारी में लूटे गए 288 ग्राम सोना, घटना में शामिल 2 स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने इस दौरान डकैती मामले में 2 अपराधियों को धनबाद के चासनाला के रहने वाले 27 वर्षीय राजकुमार सिंह और निरसा के रहने वाले 33 वर्षीय कुणाल राजवर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो ये घटना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन धनबाद पुलिस और क्योंझर पुलिस के संयुक्त प्रयास से मामले का उद्भेदन किया गया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। कई स्थानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। वहीं एएसपी प्रत्युष मोहापात्रा ने बताया कि हरवे हथियार से लैस अपराधी बैंक में दाखिल हुआ था। मैनेजर को बंदूक की दम पर बंधक बनाकर अपराधियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया था। जामताड़ा में निर्माणाधीन आरओबी डायवर्जन पर हादसा, मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग पर सड़क जाम, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र में पिंडारी फाटक के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के डायवर्जन मार्ग पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक मोटरसाइकिल चालक दुर्घटना का शिकार हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कर्माटांड के बाबूडीह गांव निवासी 24 वर्षीय गुड्डू रवानी, पिता गन्नू रवानी के रूप में हुई है। गुड्डू रवानी पंडाल निर्माण का कार्य करते थे। उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक 2 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी है। इस घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह करीब 10 बजे मृतक के शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलने पर कर्माटांड थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इस मामले पर जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र मंडल ने बताया कि संबंधित सड़क ठेकेदार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। मंडल ने मांग की कि मृतक के 2 छोटे बच्चों को देखते हुए परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का कार्य बीते 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा न तो निर्माण कार्य का बोर्ड लगाया गया है और न ही कोई रेडियम लगाया गया है, जिससे आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। धरना पर बैठे राजेंद्र मंडल ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व ही इस ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था और आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इस मुख्य मार्ग पर गड्ढा कर दिया है, जिसको ठेकेदार ने न बैरिकेटिंग की है और न ही किसी प्रकार का बोर्ड लगाया है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बीती रात दुर्घटना में गुड्डू रवानी की जान चली गई। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जाम नहीं हटेगा। वहीं बासु मंडल ने कहा कि जिला प्रशासन इस काम पर ध्यान दे, जो रुका हुआ है वो चालू हो। क्या दुर्घटना का जिम्मेवार सिर्फ आम पब्लिक है? जब ठेकेदार टेंडर लिया है तो नियम के अनुरूप कार्य करें। इतने वर्षों से कार्य चल रहा है। डायवर्जन का न तो बोर्ड है और न ही कोई रेडियम लगा है। इधर अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अंचल अधिकारी द्वारा तत्काल अंचल कार्यालय से 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। साथ ही सड़क दुर्घटना में मिलने वाले अन्य सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने लगभग 4 घंटे बाद जाम हटाया, जिससे यातायात पुनः सामान्य हो सका। बोकारो में असामाजिक तत्वों की करतूत, स्कूल की 3 बस समेत 4 वाहनों में लगाई आग। बोकारो जिले के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की 3 बसों को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 3 बस सहित एक अन्य वाहन जलकर खाक हो गया। घटना पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र में बीती देर रात हुई है। हादसे के समय आग लगाने वालों ने वॉचमैन और निदेशक के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी थी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। आग लगाने वालों ने घटना को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी के तार काट दिए थे। अब पुलिस सीसीटीवी की डिवाइस की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे में करीब 1 करोड़ 80 लाख के नुकसान होने का अनुमान है। स्थानीय लोग आगजनी की घटना को सुनियोजित बता रहे हैं। स्कूल प्राचार्य कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पहले सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर के भीतर चौकीदार और प्राचार्य के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि कोई बाहर न निकल सके। इधर चौकीदार उत्तम कुमार महतो ने बताया कि आग की लपटें देखने के बाद मैंने शोर मचाया, तब जाकर हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने दरवाजा खोला। पिंडरा जोड़ा थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ये पता
करने में लगी है कि आगजनी के पीछे किसकी मंशा थी। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे कैमरों और स्थानीय सुरागों के आधार पर जांच कर रही है। शिक्षाविद एवं स्थानीय जयदेव महतो ने कहा कि आग लगाने वालों द्वारा बस में नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य में आग लगाने का प्रयास किया गया है, जो काफी निंदनीय है। लातेहार में मालगाड़ी की चपेट में आने से बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के बरवाड़ी मंगरा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बरवाड़ी में प्राथमिक इलाज के बाद घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल महिला की पहचान बरवाड़ी थाना क्षेत्र के मंगरा गांव निवासी सरिता देवी के रूप में हुई है, जबकि बच्चा सरिता देवी ही का बेटा था। दरअसल सरिता देवी बच्चे के साथ अपने गांव मंगरा से बरवाड़ी की ओर आ रही थी। तभी रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान अचानक महिला और उसका बच्चा मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इस घटना में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना की जानकारी पुलिस और रेलवे पुलिस को दी तथा एम्बुलेंस की मदद से मां और बच्चे को तत्काल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने बच्चा को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मालगाड़ी की चपेट में आने से ये घटना हुई है। वहीं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर आरपी मिंज ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और घायल महिला के बारे जानकारी ली। जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर की पहल पर तत्काल महिला को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से सदर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति भरत यादव गांव से बाहर रहकर नौकरी करता है। घटना की जानकारी महिला के परिजनों तथा उसके पति को भी दे दी गई है। बता दें कि हादसा रेलवे पोल संख्या 262-28 से 30 के पास हुआ है। इसी स्थान से मगरा गांव के लोग बरवाड़ी आने के लिए रेलवे लाइन को पैदल पार करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग यहां से रेलवे लाइन को पैदल पार करते हैं। माध्यमिक आचार्य परीक्षा, अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड समय पर जारी नहीं होने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र समय से जारी नहीं होने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आयोग की लापरवाही के कारण लगभग 40% पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समय पर जारी नहीं हो सके, जिससे वे निर्धारित तिथियों पर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। इसे लेकर अभ्यर्थी संजू कुमारी और अन्य ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत समय पर आवेदन किया था और सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया था। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया। याचिका के अनुसार जेएसएससी द्वारा पहली बार लागू की गई ईमेल आईडी आधारित एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रणाली पूरी तरह विफल रही है। न तो अभ्यर्थियों को समय पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से कोई सूचना दी गई और न ही आयोग द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप कई अभ्यर्थी सही विवरण भरने के बावजूद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके। कई मामलों में तो परीक्षा संपन्न होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए गए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उनके पेपर 1 के प्रवेश पत्र तत्काल जारी किए जाएं, पेपर 1 की निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए और उन्हें पेपर 2 परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। जेपीएससी ने जूलॉजी विषय के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा अभिलेख सत्यापन की तिथि जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जूलॉजी विषय के लिए 1 जुलाई 2025 को आयोजित अभिलेख सत्यापन में आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसे देखते हुए आयोग ने अब 2 फरवरी 2026 को पुनः अभिलेख सत्यापन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पुनः आयोजित अभिलेख सत्यापन में पूर्व में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के साथ साथ मेधाक्रम के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के कुछ अन्य अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची एवं आवश्यक निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। गिरिडीह में ट्रक अनियंत्रित होकर बुढ़वा तालाब में पलटा, ड्राइवर खलासी फरार।
गिरिडीह जिले में शुक्रवार अहले सुबह करीब 3 बजे सड़क हादसा हो गया। यहां जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर बुढ़वा तालाब में पलट गया। घटना के बाद चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ये हादसा हुआ। ग्रामीण जब सुबह टहलने निकले तो तालाब में ट्रक को पलटा देखा। इसके बाद जमुआ थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक ट्रक को तालाब से बाहर नहीं निकाला गया था। ट्रक में क्या लोड था और वो कहां जा रहा था, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ट्रक को बाहर निकालने और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। रांची में झारखंड सरकार विकसित करेगी लेबर अड्डा, मिलेगी बुनियादी सुविधा। झारखंड सरकार रांची शहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक लेबर अड्डा विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार राजधानी रांची के मोरहाबादी, लालपुर, हरमू रोड, बिरसा चौक, हटिया सहित कई इलाकों में सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। इनमें महिला मजदूरों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। फिलहाल इन स्थानों पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में महिला कामगारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेबर अड्डा विकसित होने से महिला मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा। सरकार का मानना है कि लेबर अड्डा मजदूरों को एक सुरक्षित और संगठित स्थान प्रदान करेगा, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। इसके लिए मजदूरों को श्रम समाधान पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद मजदूर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे। पंजीकृत मजदूरों को राज्य सरकार की श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आदित्य साहू ने ग्रहण किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, कहा संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। प्रदेश भाजपा की कमान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज शुक्रवार को संभाल ली है। सरस्वती पूजा के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पूजन हवन के बाद पदभार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण करने से पहले प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यालय में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि नेताओं ने हवन कर मंगल कामना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय गणेश वंदना गूंज उठा। इस मौके पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उससे मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्हें पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे वे पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाऊंगा और संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जिस उम्मीद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को बनाया था, आज उसे धूल धूषरित करने का काम आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। आज राज्य में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश भाजपा की नई टीम जल्द गठित होने की संभावना है। नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के मौके पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ प्रदेश कार्यालय में दिखी, उससे साफ लग रहा था कि पार्टी के अंदर नया उत्साह पुनर्जीवित हुआ है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र कुमार राय, दीपक प्रकाश आदि नेताओं ने लड्डू खिलाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी। बाबूलाल मरांडी ने आदित्य साहू को अनुभवी संगठनकर्ता बताते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूती से उभरेगी। नई टीम में किसे स्थान मिलेगा, इस संबंध में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये नए प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। झारखंड कांग्रेस में असंतोष, 5 विधायकों ने दिल्ली में आला कमान के सामने जताई नाराजगी, रांची लौटे। झारखंड कांग्रेस में आंतरिक असंतोष बढ़ता दिख रहा है। पार्टी के 5 विधायकों ने रविवार से दिल्ली में कैंप लगाकर आला कमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और अब रांची लौट आए हैं। इन विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उच्च नेतृत्व तक पहुंचाने गए थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप खिजरी ने कहा, राज्य की सरकार में कांग्रेस अहम सहयोगी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिन्हें सरकार और संगठन में अवसर मिला है,
वे विधायकों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें। अगर हम सत्ता में हैं तो शासन करने के तरीके में बदलाव दिखना चाहिए। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और शासन मोदी जी जैसा ही चले तो जनता को क्या फायदा? कांग्रेस विधायकों ने जोर देकर कहा कि पार्टी के सभी विधायक योग्य हैं और आलाकमान ने रोटेशन या बदलाव के संकेत दिए हैं। सुरेश बैठा ने कहा, कांग्रेस के पास कई और विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं, सिर्फ ये 4 लोग ही योग्य नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों की कार्यशैली से आलाकमान को अवगत कराया और कहा कि उन्हें जनता, कार्यकर्ताओं और विधायकों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा, हमारे संगठन को धारदार बनाने और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हम 5 विधायकों का समूह दिल्ली गया था। झारखंड में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, लेकिन इन विधायकों की शिकायतों से पार्टी के अंदर तनाव की स्थिति साफ नजर आ रही है। आलाकमान अब इस मामले पर क्या फैसला लेता है, इसे लेकर सभी की नजरें टिकी हैं। हजारीबाग पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ की अफीम, 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की है। साथ ही इससे जुड़े 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर चतरा जिले के रहने वाले हैं। दरअसल हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है। सूचना के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया। गठित टीम ने कोलघटी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के क्रम में कोलघटी क्षेत्र के मालती टांड में एक मोटरसाइकिल पर 3 युवकों को आते हुए देखा गया, जिसे टीम ने जांच के लिए रोक लिया। जब एसआईटी ने सफेद बोरे की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में अफीम रखी हुई थी। जब पुलिस ने जब्त अफीम का वजन किया तो लगभग 20 किलो 500 ग्राम पाया गया। झारखंड में अफगानी नागरिकों की तलाश, जमशेदपुर में पनाह लेने की बात आई थी सामने। फर्जी पासपोर्ट के आधार पर क्या अभी भी कोई अफगानी नागरिक झारखंड के किसी शहर में पनाह लिए हुए है? इस मामले की जांच तेज गति से चल रही है कि झारखंड एटीएस की टीम केंद्रीय एजेंसी की सहायता से अफगानी नागरिकों का पता लगाने में लगी हुई है। इससे पूर्व जमशेदपुर में हुई छापेमारी में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अफगानी नागरिकों के पनाह लेने की बात सामने आई थी। अफगान नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट के आधार पर झारखंड के विभिन्न शहरों में निवास करने की सूचना पर झारखंड एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एटीएस की सहायता से जमशेदपुर में छापेमारी भी की थी। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें एक अफगान नागरिक जो काफी दिनों से भारत में रह रहा था, उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और दूसरे धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे जमशेदपुर लाया, जहां एटीएस की सहायता से छापेमारी की गई थी। एटीएस मुख्यालय में अफगानी युवक से पूछताछ भी की गई थी, जिसके आधार पर एटीएस आगे की कार्रवाई कर रही है। एटीएस एसपी के अनुसार गोलमुरी में अफगानी नागरिक के निवास स्थान से काफी कुछ जब्त किया गया है। उसके कन्फेशन के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। झारखंड एटीएस ये भी जांच कर रही है कि कहीं और अफगानी नागरिक किसी फेक एड्रेस पर निवास तो नहीं कर रहे हैं। यूके दौरे पर हेमंत सरकार, हिस्टोरिक इंग्लैंड के साथ झारखंड प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूके दौरे पर गए राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल ने आज हिस्टोरिक इंग्लैंड के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य विरासत संरक्षण, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना था। बैठक के दौरान मेगालिथ, मोनोलिथ, प्रागैतिहासिक परिदृश्य एवं जीवाश्म पार्कों के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वैज्ञानिक प्रलेखन, संरक्षण योजना, व्याख्या तथा समुदाय आधारित विरासत प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार इस अवसर पर हिस्टोरिक इंग्लैंड द्वारा मुख्यमंत्री को एवेबरी और स्टोनहेंज जैसे विश्व प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष आमंत्रण भी दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो इस द्विपक्षीय ढांचे का उपयोग कर अपनी प्राचीन एवं आदिवासी विरासत के संरक्षण और वैश्विक पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जहां मेगालिथिक परंपराएं आज भी जीवित सांस्कृतिक प्रथाओं के रूप में समुदायों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस बैठक में झारखंड की प्रमुख विरासत स्थलों पकरी बरवाड़ी, जो सूर्य की गति से संरेखित एक विशिष्ट मेगालिथिक परिसर है, मंदार जीवाश्म उद्यान, साहिबगंज तथा राज्य के विभिन्न जिलों में फैले मोनोलिथ, शैलचित्र और पाषाण स्मारकों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके पीछे झारखंड सरकार का उद्देश्य विरासत संरक्षण, अनुसंधान, शैक्षणिक भागीदारी, स्थानीय आजीविका, समुदाय आधारित सांस्कृतिक पर्यटन एवं आदिवासी ज्ञान प्रणालियों से जोड़ने की है।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा सेंटिनल्स ऑफ टाइम शीर्षक से प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक भी प्रस्तुत की गई, जिसमें झारखंड के मेगालिथिक और जीवाश्म परिदृश्यों को शोध आधारित आलेखों और दृश्य दस्तावेजों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, ताकि राज्य की विशिष्ट प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। इस बैठक में झारखंड विधानसभा के महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल, इंग्लैंड की सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लॉडिया केन्याटा एवं भारतीय उच्चायुक्त, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कोलकाता, इंग्लिश हेरिटेज ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट तथा नेचुरल इंग्लैंड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रामगढ़ में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, 7 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। झारखंड की सभी जिलों में देर रात सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रामगढ़ के पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में भी चेकिंग अभियान चला। इस दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान पतरातू बस्ती निवासी विशाल कुमार के रूप में हुई है। एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने शुक्रवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। गौरव गोस्वामी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में संगठित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही एंटी क्राइम चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में पतरातू बस्ती स्थित शैतान चौक के पास वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोका गया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से 7 ग्राम हेरोइन, ब्राउन शुगर, 16,400 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और एक लाइटर बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 8 शूटर पलामू में गिरफ्तार। जाने किसने कराई दोनों की दोस्ती। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए 8 शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शूटरों के पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा समेत कई सामग्री बरामद हुई है। दरअसल प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह का आपसी गठजोड़ है। ये गिरोह नेशनल हाईवे 4 लेन का कार्य करवा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदाली वसूलना चाहता था। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े अपराधी सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा के इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए 8 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह एक हो गए हैं। दरअसल दोनों गिरोह के बीच दोस्ती कुबेर नाम के एक अपराधी ने करवाई थी। कुबेर एक छद्म नाम है जिसे प्रिंस खान गिरोह इस्तेमाल करता है। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पलामू के इलाके में सुजीत सिन्हा ही प्रिंस खान को शूटर और कई तरह की जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। कुबेर नाम का अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच हर तरह की जानकारी साझा करता है। दोनों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी कुबेर ही है। कुबेर कौन है, पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।